गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सब लोग? होप तो स्वस्थ होंगे। तो चलिए जी, माई सेल्फ सुधीर सर, आई एम फ्रॉम DSC डीप स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो बेटा, जैसे कि मैंने सेमेस्टर 2 में MME 2 और स्टैटिस्टिक्स का पेपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया था, सेमेस्टर 3 में MME 3 या एडवांस MME मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक, तो आज की जो मेरी क्लास है उसमें मैं सिंपली आपके साथ थोड़ा सा लिटिल बिट सिलेबस डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से आपने पढ़ा है MME 1 में, MME 2 में, और अब किस तरीके से आप MME 3 या एडवांस MME में पढ़ेंगे। बिल्कुल सिंपल है। आज की मैं एक शॉर्ट मेरी वीडियो है जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ जो सिलेबस है हमारा वो थोड़ा सा डीपली डिस्कस करूंगा। राइट, तो मेरे बच्चों, हमारे पास बेसिकली 3 यूनिट है इस पेपर के अंदर। यूनिट 1 जो है वो है मल्टीवेरिएट ऑप्टिमाइजेशन विद कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो 19 आवर्स लिखा हुआ है। ये तो एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, जरूरी नहीं है 19 आवर्स में ही हम इसको फिनिश कर दें, कम या ज्यादा टाइम भी लग सकता है बच्चों। ठीक है, अब थोड़ा सा एक बार आप कोर्स कंटेंट को देखिए, क्योंकि सिलेबस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे कि टॉपिक का नाम यहां पर लिखा हुआ है, एक सेकेंड मेरे बच्चों, टॉपिक का नाम यहां पर लिखा हुआ है मल्टीवेरिएट ऑप्टिमाइजेशन। तो जैसा कि आपको पता है कि ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है आइदर वी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज सम फंक्शंस। ठीक है, तो आपने सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 में ये सब काम किए हैं, लेकिन सेमेस्टर 1 में आपने 1 वेरिएबल्स के फंक्शन को ऑप्टिमाइज किया होगा, सेमेस्टर 2 में आपने 2 वेरिएबल्स के फंक्शंस को ऑप्टिमाइज किया होगा, मैक्सिममली 3 वेरिएबल्स का फंक्शन मार के आपने मतलब ऑप्टिमाइज कर लिया होगा। यहां पे है मल्टीवेरिएट, मतलब 2 या 2 से ज्यादा अगर आपके इनपुट वेरिएबल्स हैं या आपके जो डोमेन है वो 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल है। मल्टीवेरिएट का ये मतलब भी होता है, शायद मैंने आपको पिछली क्लासेस में ये बताया भी होगा कि जितने वेरिएट का कोई फंक्शन होता है उसका डोमेन उतना ही डायमेंशनली होता है। तो अगर वो कहता है कि मेरे पास ये फंक्शन है ट्राईवेरिएट सपोज, तो इसका मतलब होगा कि वो फंक्शन ऐसे डोमेन पर डिफाइंड होगा जिसकी डायमेंशन 3 होगी, लाइक R3। तो अब हमें उस फंक्शन को जो कि मल्टी वेरिएट है उसको ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज मतलब मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है। लेकिन यहां पर क्या है, टॉपिक लिखा है कि मल्टीवेरिएट ऑप्टिमाइजेशन विद कंस्ट्रेंट्स। तो इस विद कंस्ट्रेंट को समझिए। तो बहुत सारे लोग मेरे बच्चों ऐसा कहते हैं, मैं बहुतों की वीडियो देखता हूं कि विद कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कि कोई कंस्ट्रेंट आपको दिया होता है। यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन विद कंस्ट्रेंट का मीनिंग यह नहीं होता कि कोई कंस्ट्रेंट दिया है। विद कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कि हम जिस फंक्शन को ऑप्टिमाइज करवाना चाहते हैं और उसका जो डोमेन है वो है n डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस, मींस Rn। सो बेसिकली कंस्ट्रेंट देने का सेंस होता है कि हम पूरे यूक्लिडियन स्पेस पर फंक्शन को ऑप्टिमाइज नहीं करवाना चाहते, हम उस फंक्शन को ऑप्टिमाइज करवाना चाहते हैं अंडर सम रेस्ट्रिक्शन। तो उस रेस्ट्रिक्शन मींस डोमेन, फंक्शन का जो डोमेन है उसको रेस्ट्रिक्टेड कर देते हैं उस कंस्ट्रेंट से। तो जिसको आप कंस्ट्रेंट कहते हो वो बेसिकली, कंस्ट्रेंट सिर्फ नाम है, वो काम क्या करता है, वो आपके फंक्शन के डोमेन को रेस्ट्रिक्टेड करता है। एक एग्जांपल समझाता हूं, क्योंकि एग्जांपल समझोगे तभी आपको सिलेबस समझ में आएगा कि सिलेबस में हम करना क्या चाहते हैं। देखिए, आपने मेरे बच्चों कभी यूटिलिटी फंक्शन को ऑप्टिमाइज किया होगा। तो यूटिलिटी फंक्शन कितने भी वेरिएबल्स का हो सकता है। कैसे पता लगता है कितने वेरिएबल्स का होगा? आप जितनी कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं। तो सपोज मान लीजिए आप फॉर बेसिक लेवल आप 2 कमोडिटी वर्ड्स पे काम कर रहे हैं, तो आपका जो यूटिलिटी फंक्शन होता है, यूटिलिटी फंक्शन u ऑफ एक्स वाई, फॉर एग्जाम्पल a इंटू एक्स टू दी पावर अल्फा इंटू वाई इंटू टू दी पावर बीटा, ये एक कोप डगलस यूटिलिटी फंक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बेसिकली अगर मैं मैथमेटिकली इसको ट्रीट करूं तो ये एक फंक्शन है जिसका डोमेन है R²। आप समझ गए, क्योंकि ये 2 वेरिएबल्स का फंक्शन है। तो मैं जब भी इस फंक्शन को मैथमेटिकली डिफाइन करूंगा, मैं मैथमेटिकली u डॉट कोमा डॉट ऐसे डिफाइन करूंगा,
जिसका डोमेन होगा आर स्क्वायर 2 डायमेंशनल और जिसका कोडोमेन होगा आर, फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो अब वो कभी कभी क्या आपने देखा होगा, वो हमेशा ये कहता है कि इस फंक्शन को ऑप्टिमाइज करिए, इस यूटिलिटी फंक्शन को ऑप्टिमाइज करिए, बट विद रेस्पेक्ट टू सम बजट कंस्ट्रेंट। अब बजट कंस्ट्रेंट क्या होता है, एक सेट वो डिफाइन करता है बी, कुछ इस तरीके से इकोनॉमिक्स में वो कहता है कि कंज्यूम ओनली एक्स एंड वाई, कंज्यूम ओनली एक्स एंड वाई विच सेटिस्फाइज सम कंस्ट्रेंट पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई विच इज लेस देन इक्वल टू एम, और साइड में लिखता है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। द प्राइस इज आल्सो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, प्राइस ऑफ y इज आल्सो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव, इनकम को भी आप स्ट्रिक्टली पॉजिटिव कर सकते हो, ठीक है। तो ये वो कंस्ट्रेंट देता है कि इस यूटिलिटी फंक्शन को आप ऑप्टिमाइज करिए ओवर दिस कंस्ट्रेंट, राइट। अब इस कंस्ट्रेंट का एक्चुअली में मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए हमने यूटिलिटी फंक्शन डिफाइन किया था ओवर आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर तो मेरे बच्चों क्या होता है, आर स्क्वायर तो पूरा यूक्लिडियन स्पेस होगा, इस पूरे स्पेस आर स्क्वायर होगा, बट वो कहता है कि आपको इस फंक्शन को इस पूरे आर स्क्वायर पे ऑप्टिमाइज नहीं करना है। कहां पे ऑप्टिमाइज करना है, जहां पे ये कंस्ट्रेंट लगे होंगे। इन कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस व्हाट, मींस कि आप जब x की वैल्यू कंसीडर करेंगे तो x कभी भी नेगेटिव कंसीडर नहीं होगा, मतलब आप x की पॉजिटिव डायरेक्शन में ही वर्क करेंगे। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब आप y जो भी खरीदेंगे वो नॉन नेगेटिव होगा, मतलब y आप ऊपर की तरफ खरीदेंगे। फिर ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई करने के लिए बोल रहा है, आपको शायद इतना पता होगा कि ये इक्वेशन एक बजट लाइन कुछ इस तरीके से बनती है। अब क्योंकि लेस देन इक्वल टू दिया गया है, लेस देन इक्वल टू का मतलब है कि ये जो एरिया है आपको इस एरिया पर वर्क करना है, समझ गए बेटा, आपको इस एरिया पे वर्क करना है। सो बेसिकली जो कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन हुआ उसका मतलब क्या हुआ कि हमने किसी फंक्शन को ऑप्टिमाइज करने के लिए आपको दे दिया और फिर यह बोल दिया कि उस फंक्शन को जो कि 2 डायमेंशनल या 2 वेरिएबल्स का फंक्शन है, आपको आर स्क्वायर पे ऑप्टिमाइज नहीं करना, वहां पर ऑप्टिमाइज करना है जहां पर ये कंस्ट्रेंट लिखे हुए हैं। तो इन कंस्ट्रेंट का मतलब हुआ कि ये कंस्ट्रेंट फंक्शन के डोमेन को आर स्क्वायर से छोटा कर देते हैं। तो यहां पर क्या कर देते हैं, वो ये जिसको आप बजट सेट कहते हो। अब हम जिस फंक्शन को जब ऑप्टिमाइज करेंगे तो कभी भी यहां पर नहीं करेंगे, यहां पर नहीं करेंगे, यहां पर नहीं करेंगे, यहां पर नहीं करेंगे, ओनली इन दिस एरिया, समझ गए बेटा। तो बेसिकली आपने क्या किया, आपने फंक्शन के डोमेन को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया, थोड़ा छोटा कर दिया, समझ गए। ये मतलब होता है कंस्ट्रेंट का। तो कंस्ट्रेंट का ये मतलब नहीं है कि हमने कोई कंस्ट्रेंट लगा दिया, कंस्ट्रेंट सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के डोमेन को श्रिंक करता है, फंक्शन के डोमेन को वेल डिफाइंड करता है। अदरवाइज जब आप ये कहते हैं कि वी हैव ए मल्टीवेरिएट फंक्शन या 2 वेरिएट फंक्शन लाइक दिस, तो इसका डोमेन हमेशा आर स्क्वायर होता है। लेकिन जब तक आप कंस्ट्रेंट नहीं दोगे, तो कंस्ट्रेंट जैसे ही आप देंगे तो आप ये समझाना चाहते हैं कि फंक्शन को पूरे आर स्क्वायर पे ऑप्टिमाइज नहीं करना है, सिर्फ इस एरिया पे ऑप्टिमाइज करना है। तो टेक्निकली क्या हुआ, आपका जो यूटिलिटी फंक्शन होता है सो कॉल्ड, जिसको आप ऑप्टिमाइज करना चाहते हो ओवर द बजट सेट, तो जो बजट सेट आपका होता है आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिफाइन किया है। हालांकि मैथमेटिक्स में बजट सेट नहीं होते, मैथमेटिक्स में तो सिंपली सेट होते हैं, बट माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप बजट सेट कहते हैं। तो ये जो बजट सेट बनता है ये उस यूटिलिटी फंक्शन का एक्चुअली में डोमेन होता है, समझ गए। तो वो कहता है कि आपको इस यूटिलिटी फंक्शन को ऑप्टिमाइज करना है ओवर दिस डोमेन या ओवर दिस बजट सेट, जिसको मैंने बनाया है बाय द गिवन कंस्ट्रेंट, ठीक। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि भाई कंस्ट्रेंट का मीनिंग क्या होता है। तो आज के बाद क्या होगा, आपके पास बहुत सारे फंक्शंस होंगे, 2 वेरिएबल्स के, 3 वेरिएबल्स के, 4 वेरिएबल्स के, और उस पे हम कुछ कंस्ट्रेंट्स लगाएंगे। कंस्ट्रेंट मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे ऑन द वेरिएबल। जैसे यहां पर 3 रेस्ट्रिक्शंस थी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड
px इंटू एक्स प्लस py इंटू वाई इज लेस देन इक्वल टू m। बाकी नोटेशन सब आपको पता होगी माइक्रो इकोनॉमिक्स में है। px इज द प्राइस ऑफ x, py इज द प्राइस ऑफ y एंड m इज द इनकम। तो ये कंस्ट्रेंट लगने का मतलब होता है कि फंक्शन के डोमेन को हमने रेस्ट्रिक्टेड किया है। तो पूरे जो हमारा क्लास होगा, ये जो पूरा यूनिट होगा, वो इस बात पर बेस्ड होगा। ठीक है बेटा। तो कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन में कुछ कुछ पॉइंट्स उसने दिए हैं। पहला पॉइंट है कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन विद इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट। ये बिल्कुल सही बात है। आज मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट समझाता हूं, विद इक्वालिटी एंड विद इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट। देखिए बच्चों जी बेटा, तो अब अगर हम सब टॉपिक की तरफ फिर से जाएं तो कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन विद इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट मेरा लिखा हुआ है। तो इसका एक बार मैं आपको एक इकोनॉमिकल एप्लीकेशन समझाता हूं कि एक्चुअली इसका मतलब क्या है। तो जैसे कि मैंने अभी, आप एक बार जरा गौर से देखें, मैंने एक चीज यहां पर लिखी हुई थी, लेस देन इक्वल टू। इसका मतलब है कि जो आप डोमेन ले रहे हो वो पूरा ये डोमेन है। अगर यहीं पे आपका इक्वालिटी कंस्ट्रेंट होता लाइक दिस, इसका मीनिंग होता कि आप सिर्फ इस बाउंड्री पर वर्क करेंगे। समझिए। तो अगर लेस देन इक्वल टू लिखा है तो आप पूरे डोमेन पर कहीं पर भी ऑप्टिमाइजेशन आ सकता है, और अगर इक्वालिटी लिखा है तो पूरे डोमेन पर कहीं भी इक्वालिटी, कहीं भी ऑप्टिमाइजेशन नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ जो बाउंड्री लाइन है इस पर ऑप्टिमाइजेशन आता है। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है बच्चों। सिंपल क्यों नहीं है, समझाता हूं थोड़ा सा। कि ये सिर्फ नाम लिखा है विद इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट। जब हम इसको मैथमेटिकली सोल्व करते हैं तो दोनों को सोल्व करने का जो तरीका है वो एंटायरली डिफरेंट है। जब हम इक्वालिटी कंस्ट्रेंट को यूज करते हैं तो हम थ्योरी ऑफ लैग्रांजियन का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट का यूज करते हैं तो थ्योरी ऑफ कुहन एंड टुक्कर का हम यूज करते हैं। कुन-टुक्कर एक थ्योरी है, उसका इस्तेमाल करते हैं, और विद इक्वालिटी में हम लैग्रांजियन थ्योरी का यूज करते हैं। बट कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। अगर हम थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में और जाए, अब मुझे पता नहीं है इकोनॉमिक्स आपने कितना अच्छा डीपली पढ़ रखा है। इकोनॉमिक्स में दो टाइप का थ्योरी वर्क करता है। सेमेस्टर 1 में शायद आपने पढ़ा होगा। एक है मार्शेलियन एंड हिक्सियन थ्योरी। मार्शेलियन हिक्सियन थ्योरी एक्चुअली में इक्वालिटी कंस्ट्रेंट पर वर्क करती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे मार्शेलियन और हिक्सियन थ्योरी कहती है कि मोर इज बेटर, मींस जितना आपका इनकम है वो सारा का सारा आप कंज्यूम करिए। तो आप ऐसी कमोडिटीज खरीदते हैं एक्स और वाई विद द कोरस्पॉन्डिंग टू गिवन प्राइस, जिसपे सारा इनकम आपका कंज्यूम हो जाता है। तो वहां पे जो ऑप्टिमाइजेशन बन के आता है वो आता है P1x प्लस P2y इज इक्वल टू M। तो पूरा इनकम खर्च करना होता है, ऐसा मार्शेलियन और हिक्सियन मान के चलते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से, एक थ्योरी होती है रिवल्ड प्रेफरेंस थ्योरी। रिवल्ड प्रेफरेंस थ्योरी क्या कहती है कि आपको मैक्सिमम यूटिलिटी लेने के लिए, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेने के लिए जरूरी नहीं है कि आप अपना सारा इनकम खर्च करें। तो उसमें क्या होता है, आपका जो ऑप्टिमाइजेशन है मेरे बच्चों, वो बजट सेट के अंदर भी हो जाता है, जिसको हम कहते हैं इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन। तो बहुत सारे रूल हैं, बहुत सारी बातें हैं। अब सिर्फ एक सिलेबस में डिस्कस कर रहा हूं तो उतना डीप पे नहीं जाऊंगा। आगे क्या है, ज्योमेट्रिक कैरेक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक है। ये सिंपल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये जो हम बातें कर रहे हैं, इनका क्या मीनिंग हो सकता है, उसके बारे में हम इस टॉपिक के अंदर बात करेंगे। जैसे आपने 2 वेरिएबल में, 1 वेरिएबल में लेवल कर्व्स वगैरह पढ़े होंगे, तो उस टाइप की चीजें यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट है लैग्रांजेस कैरेक्टराइजेशन यूजिंग कैलकुलेटर्स एंड इट्स एप्लीकेशन। सिंपल है, जो मैंने अभी बताया था कि लैग्रांजियन मेथड का हम यूज करते हैं जब हम इक्वालिटी कंस्ट्रेंट पर वर्क करते हैं। तो इक्वालिटी कंस्ट्रेंट पर हम ज्यादा वर्क करेंगे तो लैग्रांजियन थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर या लैग्रांजियन कैरेक्टराइजेशन का हम यूज करेंगे बेटा। ठीक है। फिर है प्रॉपर्टीज ऑफ वैल्यू फंक्शन, एनवलप थ्योरम एंड एप्लीकेशन। सिंपल है बिल्कुल। जो वैल्यू फंक्शन होता है, इसका मैं थोड़ा सा आपको बात समझा देता हूं। जब हम लैग्रांजियन मल्टीप्लायर मेथड का यूज करते हैं तो वहां पे एक टर्म आती है लैग्रांजियन मल्टीप्लायर। ठीक है, कुछ होता होगा, अब आपको शायद नहीं पता होगा,
अभी मैं डिस्कस भी नहीं करूंगा, ये क्लास के अंदर डिस्कस करूंगा। तो क्या होता है, लैग्रांजियन मल्टीप्लायर एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो किसी भी कंस्ट्रेंट की इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करती है ऑन द वैल्यू फंक्शन। वैल्यू फंक्शन मतलब जिस फंक्शन की आप ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो उस फंक्शन की ऑप्टिमम वैल्यू पर कितना इफेक्ट है आपके गिवन कंस्ट्रेंट का, ये रिप्रेजेंट करती है वो लैग्रांजियन मल्टीप्लायर। अब अगर ऐसा होता है तो हम एक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम है वैल्यू फंक्शन, जो उस लैग्रांजियन मल्टीप्लायर की वैल्यू का फंक्शन होता है। तो उस पर कुछ हम इकोनॉमिकली हम लोग जो है वर्क करते हैं, तो वहां से ये एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगी। भाई आप ये कहते हैं ना कि अगर मैं इनपुट और आउटपुट इतना डाल रहा हूं सपोज, या मैं इतना कंज्यूम कर रहा हूं तो मेरा मैक्सिमम यूटिलिटी इतना है। अब अगर मैं ये कह दूं कि अगर मैं इनपुट को या जो एक्स वाई आप कंज्यूम कर रहे हैं उसको मैं लिटिल बिट थोड़ा इंक्रीज कर दूं, तो बताइए ऑप्टिमम वैल्यू में कितना चेंज हो जाएगा। वो तो जो ऑप्टिमम वैल्यू में आप चेंज देखते हैं वो इस एनवलप थ्योरम के थ्रू देखते हैं मेरे बच्चों। बुक आपकी वही है जो प्रिस्क्राइब्ड है सिक्सेटर एंड हैमंड, सब चीजें नीचे लिखी हुई हैं मेरे बच्चों। चैप्टर नंबर 18.1 से 18.9, 18 पॉइंट थ्योरम, ओनली द स्टेटमेंट ओनली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब चीजें एक टीचर के बताने की नहीं होती, ये सब आपको पता है किस तरीके से जो है आपका एग्जाम में बनने वाला है। ठीक है बेटा, तो अब मेरे बच्चों सेकंड जो आपका यूनिट है वो बहुत सिंपल है, दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग, लेकिन बहुत छोटा है, 6 आवर्स लिखा हुआ है। अब एक्चुअली में लीनियर प्रोग्रामिंग होता क्या है पहले वो सुन लीजिए आप। आपका जो ये एमएमई 3 है, जो एडवांस एमएमई है, मतलब बिल्कुल भी टफ नहीं है। बहुत सारे मैं लोगों को यूट्यूब पे देखता हूं, वाओ कितना टफ है, इतना मुश्किल है, ये हो जाएगा। ये सिर्फ अपने कोर्स को बेचने के लिए है, अदरवाइज ठीक है। मतलब देखिए टफ तो हर चीज है भाई, अगर नहीं पढ़ोगे तो सब कुछ टफ है, लेकिन कुछ इनमें खास है नहीं। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगा के पढ़ेंगे तो आपका काम हो जाएगा। लीनियर प्रोग्रामिंग भी एक्चुअली में ऑप्टिमाइजेशन का ही एक पार्ट है, आप समझिए। लेकिन जैसा कि नाम लिखा हुआ है लीनियर, लीनियर का मतलब होता है कि जो आपके कंस्ट्रेंट हमने लगाए होंगे दे मस्ट बी लीनियर। और प्रोग्रामिंग अगर मैं टर्म ऐड कर दूं, इसका मतलब है हमने एक स्पेसिफिक टाइप का एल्गोरिथम डेवलप किया है जो किसी फंक्शन को ऑप्टिमाइज ही करता है विद रिस्पेक्ट टू सम गिवन कंस्ट्रेंट्स। तो बहुत सारे कंस्ट्रेंट यहां पे हो सकते हैं। तो पिछली यूनिट में भी हमने सेम काम किया था, या पिछले टॉपिक में भी हमने सेम काम किया था, यहां पर भी सेम काम करेंगे। बट यहां पर जो टेक्निक होगी, जो प्रोग्रामिंग होगी, वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। जैसे नाम दिया है, सबसे पहले ग्राफिकल सॉल्यूशन, मतलब मैं ग्राफ के थ्रू बताऊंगा कि ऑप्टिमाइजेशन कहां पर आ सकता है। दूसरा मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन, समझते होंगे थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस, वहां से भी इसको बताया जा सकता है। डुअलिटी बिल्कुल इजी है। डुअलिटी का मतलब होता है रिवर्स वर्क करना। जैसे फॉर एग्जांपल एक थंब रूल है, आपके पास अगर प्रॉफिट फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन अवेलेबल्स हैं, तो आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें या फिर कॉस्ट को मिनिमाइज करें, आपका रिजल्ट सेम आएगा। तो आप समझिए, प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमाइज करें या कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करें, आपका रिजल्ट ऑप्टिमम जो बंडल होगा वो सेम आएगा। इसका मतलब प्रॉफिट और कॉस्ट एक दूसरे का डुअल है। तो ये हमें यहां से पढ़ने को देखने को मिलेगा, जिसको हम डुअलिटी थ्योरी कहते हैं। ठीक है, इकोनॉमिकल इंटरप्रिटेशन है, वो देखेंगे इकोनॉमिकली क्या एप्लीकेशन है। अगेन सिक्सेटर हैमंड आपको पढ़नी है, चैप्टर नंबर 19 आपको बेटा कवर करना है इसमें। फिर आती है यूनिट 3, वेरी सिंपल बिल्कुल। क्या है? इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड डिफरेंस इक्वेशन, और 20 आवर्स है, सबसे बड़ी ये है। तो इंटीग्रेशन तो मेरे बच्चों आप समझते ही होंगे, बिल्कुल सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिफरेंस इक्वेशन, ये दो टर्म सिमिलर हैं बट डिफरेंट है। सबसे पहले तो एक चीज बता दूं, डिफरेंशियल इक्वेशन जब आप पढ़ते हैं तो आप डेरिवेटिव्स का यूज करते हैं। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, मींस एक वेरिएबल में कितना मैग्नीट्यूडली चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल हम डिसाइड करते हैं सपोज y, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम डिसाइड करते हैं सपोज x। जैसे फॉर एग्जांपल रेट ऑफ ग्रोथ और x मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर किसी इकोनॉमी का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर चेंज होता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट अगर चेंज होता है,
तो उसके ग्रोथ रेट पे क्या इफेक्ट हो सकता है। तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब उनके बीच में जो रेट ऑफ चेंज मेजर होगा उसको हम कहेंगे डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव 1 टाइम्स हो सकते हैं, 2 टाइम्स हो सकते हैं, 3 टाइम्स हो सकते हैं, सो मेनी टाइम्स। कभी कभी इन डेरिवेटिव के बीच में रिलेशनशिप भी होता है, मींस 3 टाइम्स डेरिवेटिव कर दिया कुछ, 2 टाइम्स डेरिवेटिव कुछ कर दिया, 1 टाइम डेरिवेटिव्स को कुछ कर दिया और उनके बीच में रिलेशनशिप बना दिया। तो अगर ये रिलेशनशिप आप बनाते हैं डेरिवेटिव्स और वेरिएबल्स के बीच में, दैट रिलेशनशिप इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको शायद याद होगा, अगर आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करना चाहते हैं तो दैट फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस। ऑब्वियसली बात है, पहले फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, फिर वो डिफरेंशिएबल होगा, तभी आप डेरिवेटिव कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन में वर्क करेंगे, हमारा जो फंक्शंस होंगे, हमारे जो फिनोमिनाज होंगे, वो मस्ट बी कंटिन्यूअस। उसी का डिस्क्रीट वर्जन होता है डिफरेंस इक्वेशन। बी केयरफुल। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कॉन्टिन्यूअस फिनोमिना में वर्क करता है, डिफरेंस इक्वेशन डिस्क्रीट फिनोमिना में वर्क करता है। बाकी दोनों का जो नेचर होता है मेरे बच्चों, वो बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, चलिए इसका सब टॉपिक्स एक बार देख लेते हैं। क्या कह रहा है, डेफिनाइट इंटीग्रल, इनडेफिनाइट इंटीग्रल एंड इकोनॉमिक एप्लीकेशन। बिल्कुल सिंपल। डेफिनाइट इंटीग्रल का मतलब है एक इंटीग्रल एज ए एरिया अंडर द कर्व हम ट्रीट करते हैं। डेफिनाइट इंटीग्रल हमेशा एक नंबर के बराबर बनता है, वहीं पर इनडेफिनाइट इंटीग्रल एक नंबर नहीं बनता है, फंक्शन ऑफ द वेरिएबल बनता है। शायद ये बात आपको 12th क्लास में ही पढ़ा दी गई होगी, यहां सिंपली बता रहा हूं। अगला मेरा सब टॉपिक क्या है, फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन, इक्विलिब्रियम एंड स्टेबिलिटी। ये एक इकोनॉमिकल मैथमेटिकल टर्म है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि बहुत सारे टाइप के रेट ऑफ चेंज या डेरिवेटिव्स मेरे पास होते हैं, तो मैं फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इन सब का यूज करके इक्वेशन बनाता हूं। अगर मेरी इक्वेशन में सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर्स के डेरिवेटिव हैं तो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, अगर फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर दोनों के हैं तो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन होगी। अब क्या होगा, जब हम उस इक्वेशन को देखेंगे तो हम उसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने का मतलब है कि हम फाइंड करेंगे y एज ए फंक्शन ऑफ x। तो जब y एज ए फंक्शन ऑफ x हमें मिल जाएगा, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसे सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा तो उस सॉल्यूशन का हमें इक्विलिब्रियम और स्टेबिलिटी फाइंड करनी होगी। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझिए, इक्विलिब्रियम जैसे आप पढ़ते हुए आए हो इकोनॉमिक्स में, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, बिल्कुल सेम टाइप का कॉन्सेप्ट आपको यहां भी देखने को मिलेगा। स्टेबिलिटी का मतलब है कि जो रिजल्ट, जो रिलेशनशिप आप दे रहे हो डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करके, वो स्टेबल है। स्टेबल मतलब अगर मैं टाइम पैरामीटर को चेंज भी करूंगा तो जो मेरा रिजल्ट होगा वो चेंज नहीं होगा। दैट्स व्हाई द इकोनॉमी और द डिफरेंशियल इक्वेशन इज स्टेबल। ये एक रफली सा मीनिंग बता रहा हूं मैं, मतलब जब पढ़ेंगे तब तो पूरा डीप पढ़ेंगे। फिर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फेज डायग्राम एंड स्टेबिलिटी। फेज डायग्राम इसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, नथिंग एल्स, मतलब कुछ खास बात नहीं है, उसी के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम फेज डायग्राम बनाते हैं। नेक्स्ट है मेरे बच्चों सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ये शायद सिलेबस में थोड़ा सा कुछ हो सकता है मिस प्रिंट हो। सेकंड ऑर्डर डिफरेंस इक्वेशन उनको लिखना चाहिए था, क्योंकि डिफरेंस इक्वेशन का कहीं भी उन्होंने सब टॉपिक नहीं दिया है, बट डजंट मैटर, ये क्योंकि यहां सब कुछ लिखा है ना। देखिए नीचे चैप्टर 10 आपको करना है, 20 करना है, 21 करना है, एक्सेप्ट 21.9। ये मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा बात लगता है, बिल्कुल सब कुछ प्री डिफाइन करके देते हैं, आपको अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना होता है। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये आपका सिलेबस है जो मैं डिस्कस करूंगा। और जैसा मेरा सेमेस्टर 2 में एमएमई 2 और स्टैट्स का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास रहा है, मैं कभी ये नहीं कहता कि ये सेमेस्टर आप मेरे से पढ़ोगे तब मैं आपको फ्री पढ़ाऊंगा। बस मूड है फ्री पढ़ाने का। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो कंफर्म ज्वाइन करिए, और बेटा अगर क्लास अच्छी नहीं लगती है तो फिर आप पेमेंट दीजिए किसी दूसरे इंस्टीट्यूट को, फैकल्टी को, वहां पढ़िए। पढ़ाई में आप कॉम्प्रोमाइज ना करिएगा। आपको मेरी बात समझ में आती है, ये तो बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, लाइव क्लासेस भी मैं आपकी लूंगा, आपको अपने ग्रुप पे हम लोग इन्फॉर्म कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।